बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको 14 अगस्त के जश्न आज़ादी मुबारक। यौम आज़ादी या यौम इस्तक़लाल हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान में आज़ादी के दिन की निस्बत से मनाया जाता है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान 1947 में इंग्लिस्तान से आज़ाद होकर मार्ज़े वजूद में आया। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान में सरकारी सतह पर कौमी त्यौहार के तौर पर बड़े धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। पाकिस्तानी अवाम इस रोज अपना कौमी परचम फिजा में बुलंद करते हुए अपने कौमी मोहसिनों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। जी हां नाजरीन, मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों पर चरागाह किया जाता है। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, इसको खास तौर पर सजाया जाता है। इसके मनाजर किसी जश्न के समय से कम नहीं होते और यही एक कौमी हैसियत की हामिल तकरीब में सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान कौमी परचम बुलंद करते हुए इस बात का अहद करते हैं कि हम इस परचम की तरह इस वतन अजीज को भी उरूज और तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। इन तकारीब के अलावा न सिर्फ सदारती और पार्लिमानी इमारत पर कौमी परचम लहराया जाता है, बल्कि पूरे मुल्क में सरकारी और नीम सरकारी इमारतों पर भी सब्ज हलाली परचम पूरी आबोताब से बुलंदी का नजारा पेश कर रहा होता है। यौम इस्तक़लाल के रोज रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट पर बराह रास्त सदर और वजीर आजम पाकिस्तान की तकारीर को नश्र किया जाता है। इस अहद की तजदीद की जाती है कि हम सब ने मिलकर इस वतन अजीज को तरक्की, खुशहाली और कामयाबियों की सतह पर बुलंद करना है। सरकारी तौर पर यौम आज़ादी इंतहाई शानदार तरीके से मनाते हुए आला ओहदेदार अपनी हुकूमत की कामयाबियां और बेहतरीन हिकमत अमलियों का तज़किरा करते हुए अपने अवाम से ये अहद करते हैं कि हम अपने तन, मन, धन की बाजी लगाते हुए इस वतन अजीज को तरक्की की राह पर गामजन रखेंगे और हमेशा अपने रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कौल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की पासदारी करेंगे। नाज़रीन, ये तमाम तर किस मकासद के लिए इस वतन की बुनियाद रखी गई, अवाम की तक़वात और उस वक्त की सोच के हामिल लोगों की तवक्कुआत जो थी, क्या आज हमारा ये वतन अजीज उन तवक्कुआत को पूरा करता हुआ दिखाई देता है या यहां पर मौजूद हुक्मरान उन तमाम तर तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए दिखाई देते हैं या नहीं? क्या इस वतन को अलहदा रखने के लिए जो तमाम तर ख्वाब और सोचें उनको उजागर किया गया था, क्या उस पर तमाम तर अवामिल पूरे होते हुए नजर आते हैं कि नहीं? इन तमाम तफसीलात पे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब मौजूद हैं। वारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर, कीमती वक्त दिया आपने। सर, जश्न आज़ादी की खुशियां आज जो है वो जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी रहा और ये जारी रहेगा। रात 12 बजे तक ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। सर, क्या समझते हैं कि जिस ख्वाब को देखा गया, सोचा गया, उसकी ताबीर भी हो चुकी, लेकिन उस ख्वाब के जो नताइज उस टाइम अखज किए जा रहे थे, जो उस टाइम सोच फिक्र थी, वो पूरी हो रही है या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आजाद होना जो है ना, यानी किसी भी खित्ते के लिए या किसी भी कौम के लिए या किसी भी ग्रोह के लिए या किसी भी फर्द के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा होता है और इस हवाले से यकीनन आप एक आज़ाद मुल्क अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन मेरे इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं कि तारीख़ी हवाले कुछ हमें कुछ और बताते हैं और उसकी वजह यह है कि 1947 में हमने ब्रिटिश से तो आज़ादी हासिल कर ली थी, यानी ब्रिटिश के तसल्लुत से या बरतानवी साम्राज्य का जो तसल्लुत था बर्रे सगीर पर, उससे तो हमने आज़ादी हासिल कर ली थी। लेकिन सवाल उससे बड़ा ये है कि क्या 47 के बाद अवाम जमहूरियत या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स या इंसानी आज़ादी, इंसानी मुआशी आज़ादी, इंसानी फिक्री आज़ादी, इंसान की समाजी आज़ादी, क्या पाकिस्तान को
या अहले पाकिस्तान में रहने वालों को नसीब हुई या नहीं हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला बहुत तकलीफदेह है तारीखी एतबार से, और वो तकलीफदेह इसलिए है कि जब 1947 में 11 जनवरी को जो है जब तकरीर कायदे आज़म ने की थी, तो उस तकरीर को सबसे पहला पाकिस्तान में सबसे पहला सेंसर जो लगा है वो उस तकरीर को लगा है, और यानी उस तकरीर पर पाबंदी का लगाने का पूरा पूरा बंदोबस्त किया गया, और उसकी एक शाहिदी या गवाही जो कि अब वो साहब नहीं रहे, जो कि मुझ तक वो मुंतकिल कर गए थे, वो ये था कि जब 1947 में 11 जनवरी की वो तकरीर, जो कि बहुत मारूफ तकरीर है जिसका अक्सर आप क्लिप सुनते भी होंगे, वो तकरीर जो है ना बाकायदा रुकवाई गई पहले, यानी रेडियो पाकिस्तान से रुकवाई गई, और रुकवाने वाली कुछ कुव्वतें थी जिनमें सरे फहरिस्त जो है ना आपके सदर जो कि जनरल अयूब उस वक्त वो कर्नल थे, मेजर थे, तो उन्होंने उनके एक ग्रुप में वो रुकवाने की कोशिश की, गो के वो रुक नहीं सकी, और कुछ जब आला ओहदेदारों को पता चला तो वो तकरीर गोया के उसके बाद रेडियो पाकिस्तान से आने हुई। तो मैं ये मिसाल देने का मकसद सिर्फ ये है कि समझना ये है हमें कि हमारे यहाँ पहले रोज से, आज़ादी के पहले साल से जो ये यानी जमहूरियत को लपेटने के लिए या आज़ादी के जो हमारे अकाबरीन थे उनके साथ जो रवैया रखा गया, यानी मुख्तलिफ हवालों से, तो या साजिशी हवालों से, और या ताकत के परतों जो अपने आप को ताकतवर समझना चाहते थे, उन्होंने जो कोशिशें की उसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज हुआ, और ये इस डैमेज का दूसरा नतीजा ये है कि आप अंदाजा कीजिए कि बुनियादी तौर से ये क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि सारा हमारी जो फौज थी वो ब्रिटिश रॉयल एकेडमी की तरबियत याफ्ता फौज थी, तो चूंकि ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान में एक ही फौज थी, लिहाजा ब्रिटिश रॉयल एकेडमी से वो जिसको आप काकूल कहते हैं, जिसको आप काकूल कहते हैं ना, वो ब्रिटिश रॉयल एकेडमी की एकेडमी है बेसिकली। तो अब उस ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के जो अफसरान थे उनको ब्रिटिश ने वो जो ब्लडी सिविलियन का आप एक लफ्ज उम्मूमन सुनते होंगे, ये ब्लडी सिविलियन का लफ्ज जो है वो ब्रिटिश रॉयल एकेडमी का दिया हुआ है, और वो उसी तरीके से वो ब्रिटिश रॉयल एकेडमी अपने लोगों की तरबियत किया करती थी। लिहाजा जब सिविलियन ने एक मुल्क आजाद करवाया तो ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के वो तरबियत याफ्ता, जिसमें मेजर यानी अयूब खान बहुत ज्यादा मुतारिक थे, वो उस किस्म के या उनके ग्रुप के कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि ये ब्लडी सिविलियन जो है ये किसी तरीके से इस पाकिस्तान पर जो है वो हुक्मरानी यानी ना ले सके। तो लिहाजा उन्होंने पूरी कोशिश करके, और ब्रिटिश रॉयल एकेडमी का तो आदमी नहीं था, लेकिन ब्रिटिश के यहाँ एक मुलाजिम था, गोया का ब्यूरोक्रेट था, गुलाम मोहम्मद, जो कि बाद में गवर्नर भी बना, ठीक है ना। तो गुलाम मोहम्मद को खजाना का चार्ज दिलवाया गया, और इस चार्ज को दिलवाने में यानी इस कदर मामलात हुए कि इस चार्ज को दिलवाने में, चूंकि आपको याद होना चाहिए कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में वजारत खजाना का जो चार्ज था रहा है कुछ अर्से तक, वो लियाकत अली खान के पास रहा, और लियाकत अली खान खजाने के मामलात के बहुत एक दाना आदमी, ऑक्सफोर्डियन समझे जाते थे, ऑक्सफोर्ड से वो पढ़ के आए थे, ठीक है। तो इस हवाले से आप अंदाजा कीजिए कि
एक ब्यूरोक्रेट को दिया गया, और उस ब्यूरोक्रेट को इसलिए दिया गया, मैं इसलिए ये कमियां बता रहा हूँ नौजवान नस्ल को कि ताकि उनको पता चले कि उसको वजीर खजाना बनाने के हवाले से ये था उसमें फिक्र कि इनके जरिए सारे काम करवाए जाएंगे। और वही हुआ कि गुलाम मोहम्मद ने जो है ना आपके यहाँ आइन नहीं बनने दिया, आपके यहाँ जो है वो आइन के लिए जो भी दस्तूर साज असेंबली ने कोशिशें की वो नहीं होने दी, और आखिरकार वो गवर्नर जनरल भी बनाया गया। तो बात यह है कि हमारे यहाँ शुरू से ही जो ये ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के काकोलियन माइंडसेट जो था, ये शुरू से ही जो है अपने जो ताकत हासिल करने का जो इनको एक ज़ौम था या उसका जो एक नशा था। अच्छा, उसके बाद 1956 में जो आइन बना, बड़ी मुश्किलों से वो आइन बना। उस आइन बनने के बाद ही जो है वो चौधरी गुलाम मोहम्मद जो था उसको गवर्नर जनरल के ओहदे पर बिठाया गया, और उसने उस आइन को सबोटाज किया। उस आइन को सबोटाज करने के बाद फिर यानी एक फौज के अंदर से एक और आदमी निकाला गया, सिकंदर मिर्जा दिफा के तौर पर उनको नामजद किया गया। और वजीर दिफा ने जो है ना वो आकर यानी गोया के इख्तिदार संभाला। उस इख्तिदार संभालने के बाद उनके इख्तिदार को भी उन्होंने खैरबाद किया, और 58 में जाके जो है आपने अय्यूब खान ने जो है गोया के ये सारे मामला तय किए और खुद आके इख्तिदार का जो है ना हिस्सा बन गए। तो उसके बाद हुआ ये है कि बार बार जो हमारे यहाँ जमहूरी कदरों को या जमहूरियत को मजबूत करने की जो कोशिशें हैं उनको मुसलसल सबोटाज किया गया, और वो सबोटाज का नतीजा ये निकला कि 1971 जो है, यानी जो हमारे यहाँ सुकूत ढाका, यानी जो इतना बड़ा मुल्क मशरक़ पाकिस्तान और मगरिब पाकिस्तान कहलाता था, ये वाला हिस्सा मगरिब पाकिस्तान कहलाता था जिसमें मैं और आप इस वक्त हैं, और वो बांग्लादेश जो बन गया वो मशरक़ पाकिस्तान कहलाता था। मशरक़ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की मईशियत की रीढ़ की हड्डी था, यानी माशी तौर से मशरक़ पाकिस्तान जो है ना फील करता था मगरिबी पाकिस्तान को, क्योंकि मगरिबी पाकिस्तान में ज़राअत थी, लेकिन मशरक़ पाकिस्तान में ज़राअत के साथ साथ जो मिलें थी, जो तरक्की थी, वो यहाँ से ज्यादा थी। तो लिहाजा वो बहुत बड़ा हब था, हमारा माशी हब था। और उस हब ने जब अपने हुकूक मांगने शुरू किए तो मुख्तलिफ तरीकों से 1960 के बाद जो है ना यानी ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, और यानी आपका मार्शल लगा, मार्शल 10 साल रहा, उसके बाद तहरीक चली, तहरीक चलने के बाद फिर जो है ना वो यानी 1971 आ गया, और उस तहरीक के नतीजे में अय्यूब खान ने इख्तिदार अवामी नुमाइंदों को नहीं दिया बल्कि याया खान को दिया, ठीक, यानी वो भी जनरल थे, उनको दिया, और उन्होंने जो है ना मशरक़ पाकिस्तान का पूरा एपिसोड जो है ना वो करके और मशरक़ पाकिस्तान को अलग कर दिया। उसके बाद जो है ना वो आइन जो बना, मैं बहुत तेजी के साथ आ रहा हूँ आपके तारीख के हवालों से। जब 1974 का जब आइन बन गया, बड़ी मुश्किल से मुत्तफ़िक़ा आइन बना, तो उस आइन को सिर्फ 7 साल भी बर्दाश्त नहीं किया गया, 7 साल भी बर्दाश्त नहीं किया गया। यानी 73 में आइन बना है और 77 में फिर जो है ना टेक ओवर हो गया है माशाल्लाह, यानी ज़िया का माशाल्लाह, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि इस तारीख को आप ये समझ सकते हैं कि तारीख में जब आइन के साथ खिलवाड़ किया जाता है और किसी भी सतह पर खिलवाड़ किया जाए, वो आइन के साथ खिलवाड़ अगर जजेस कर रहे हैं तो, और एक और बड़ी अहम बात इसमें बता दूं कि शुरू से ही आपकी जो जुडिशरी थी, जुडिशरी में सबसे पहले जो चीफ जस्टिस बनना था वो मशरक़ पाकिस्तान का बनना था। मशरक़ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बनने से रोकने के लिए जस्टिस मुनीर को लाहौर से लाया गया, जो कि जूनियर जज थे, और उनको लाकर चीफ
चीफ बनाया गया, यानी जस्टिस बनाया गया, और उनके जरिए जो है ना यानी अदलिया को जो है ना फौज का या मार्शल के हुक्मरानों का गुलाम बनाया गया। और जिसको आप कहते हैं ना कि वो कौन सी जरूरत होती है, नजरिए जरूरत जो है ना समझा गया, ईजाद हुआ। नजरिया जरूरत उस वक्त ईजाद हुआ जिसको नजरिया जरूरत को जो यानी जिसको चैलेंज किया वो थे मौलवी तमीजुद्दीन। वो उस वक्त की कानून साज असेंबली के स्पीकर थे, और सिर्फ एक जज थे, कर्नल कैकाउस का इख्तिलाफी नोट था कि ये गलत है और इसको जो है ना नजरिए जरूरत के तहत हम नहीं दे सकते स्पीकर का राइट, और असेंबली दस्तूर साज असेंबली को तोड़ने के अमल को हम दुरुस्त नहीं समझते। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अदलिया नजरिए जरूरत के तहत हमेशा से मार्शल लॉ कुव्वतों के साथ, ताकतवर कुव्वतों के साथ रही, जमहूरी कुव्वतों के साथ आपकी अदलिया 77 बरस में कभी नहीं रही। और आज भी यही कोई कमोबेश यही आप सूरत हाल देख रहे हैं कि आपकी अदलिया नजरिए जरूरत के तहत कभी आइन को रीराइट करती है, कभी आइन को कुछ करती है, कभी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले देती है। तो आज भी ये सूरत हाल आपके यहाँ मौजूद है। तो इस सूरत हाल में मुझे हमजा ये बताइए, जो आपका बुनियादी सवाल है, बहुत अहम सवाल है, आप जैसे नौजवानों को समझने के लिए सवाल है कि आप मुझे बताइए कि क्या आप कह सकते हैं कि हम जमहूरी तौर से, समाजी तौर से या माशी तौर से या अदालती इंसाफ के हवाले से क्या हम आजाद हैं? वारिस साहब, ये सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये नुक्ता नजर आपसे जानना चाह रहा था कि जो ख्वाब देखा गया, जिसके लिए जो है वो कुर्बानियां दी गई, मेहनत की गई और यहाँ तक जो है वो पहुंचे, लेकिन इन 77 बरसों में क्या उन सब ख्वाबों की ताबीर नजर आई, नताइज नजर आए, या फिर उम्मीद के सर पे ही जो है वो सहारा लिया गया? देखिए, बिल्कुल ताबीर नहीं, बिल्कुल ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं मिली है किसी को। ये बिल्कुल वाहिमा है। आप जो है ना ताकत की बुनियाद पर हुकूमतें चला लें, ताकत की बुनियाद पर जमहूरियतें चला लें और जमहूरियत का ढकोसला करते रहे, ढंढोरा पीटते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जब अवाम के एजुकेशन उसको नहीं मिल रही है, प्रॉपर एजुकेशन उसको नहीं दी जा रही है, उसके माशी मसाइल हल नहीं किए जा रहे, उसके समाजी मसाइल हल नहीं हो रहे। अवाम में तबकात आपने बना दिए हैं, एक इलीट क्लास बना दिया है, एक मिडिल क्लास बना दिया है, एक लोअर मिडिल क्लास बना दिया है, एक लोअर क्लास बना दिया है, एक उससे ज्यादा क्लास बना दी। ये क्लासेस जो है, ये तो आपकी आजादी का संबल ही नहीं थी। आपकी आजादी तो ये थी कि क्लास लेस सोसाइटी बनेगी, हम सब आजाद हों, हम सब के लिए कानून जो है वो एक हो, बराबर हो, बेसिक नीड जो है, बेसिक आपके राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं। क्योंकि इख्तलाफात तो बेसिक जरूरियात जो थी, नजरिया जरूरत अगर हम कहते हैं, तो अवाम की बेसिक जरूरत जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी। अवाम की जो बुनियादी जरूरियात को जब पूरा नहीं हो पा रही थी, तो उसकी बिना पर यह करना पड़ा। तो अगर यहां पे भी हमने क्लास डिवीजनिंग में जाके कलियत बनना है या बनाना है किसी तबके को या किसी क्लास को, तो फिर इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं वारिस साहब? नहीं, बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकते। आई डू एग्री विद यू कि आप किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि आप आजाद हैं। आप आजाद नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक अंग्रेज गोरे से आजादी हासिल करके हम काले के गुलाम हो गए या काली एलीट क्लास के गुलाम हो गए। इससे ज्यादा आजादी नहीं है कुछ। और ये आजादी के नाम पर जो हमारे यहाँ जश्न मनाए जाते हैं, ये आप नस्ल से धोखा कर रहे हैं। और ये नस्ल जो है वो धोखा जब खाती है तो मायूस होती है। तो आपको पता होगा, आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन पढ़े लिखे नौजवान हैं,
कि यहाँ से नस्ल अब पाकिस्तान से फ्लाई करने के मूड में आपको नजर आती है। हर नौजवान ये चाहता है कि वो बेहतर। सर वारिस साहब उसकी बुनियादी वजह जो है वो कुछ और है। बुनियादी वजह देखें, पाकिस्तान की सरजमीन से प्यार करते हैं ये पाकिस्तानी लोग। पाकिस्तानी जो है वो इस बात से तो बहुत खुश है कि हमें एक अलग ममलकत मिली है, लेकिन यहाँ पे जो सियासी तरीकेकार और जो कानून की जो है जिसको बालादस्ती जो नजर नहीं आई, इंसानी हकूक यहाँ पे नजर नहीं आए, तो वो लोग फिर मायूस हुए इन हुक्मरानों की वजह से। और जो माजी में जिस तरह से हालात रहे इन 70 बरसों में पाकिस्तान के, तो इनसे वो मायूस होके ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये मुल्क डेफिनेटली पाकिस्तान के अवाम यहाँ इससे मोहब्बत करते हैं और मुल्क छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज वो उसको बैरूने मुल्क जाकर भी वहां पे वो इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हम अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी बन चुकी है कि यहाँ पे वो अपना रोजगार भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, देखिए ये कितनी तकलीफ दे बात है कि जो देखो, मुल्क एक ऐसी चीज होता है, मिट्टी एक ऐसी चीज होती है कि जो मिट्टी से रिश्ता जोड़ लेता है जो भी फर्द, वो मिट्टी की मोहब्बत में आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए वाला मसला होता है कि हम तो आशिफ्ता सर हैं, हम तो कर्ज चुका रहे हैं और चुकाते रहेंगे। तो वो कितनी तकलीफ से वो नौजवान यहाँ से जाता होगा, आप उसकी तकलीफ का अंदाजा करें कि जिसके पास सियासी नामवारियां, माशी नामवारियां, समाजी नामवारियां, जमहूरी नामवारियां, जमहूरी हुकूक, समाजी हुकूक जब आप नहीं दे रहे, तो वो कितने दुखी दिल के साथ ये वतन को छोड़ता होगा। वो वतन को छोड़ता नहीं है, वहां जाकर भी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ पाता, वहां जाकर भी नहीं छोड़ता। तो इसका मतलब कि उनका इखलास, उनकी मोहब्बत, उनके वतन से मोहब्बत, उस पर शक नहीं किया जा सकता। यहाँ का जो हुक्मरान तबका है उसने जो डिस्क्रिमिनेशन कर रखी है, उसने जो सियासी नामवारियां लोगों के साथ नाइंसाफियां, सियासी नामवारियां, जमहूरी नाइंसाफियां, इंसानी हुकूक की पामाली जो कर रखी है, उससे वो तंग आकर वक्ती तौर से यहाँ से छुटकारा हासिल करना चाहता है, जबकि दिल उसका धड़कता है अपने वतन के पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो ये जी इस सूरत हाल में आप मुझे बताइए, मेरा सवाल ये है कि क्या हम अपने आप को, अपनी फिक्री आजादी को, अपने सोचने समझने की आजादी को, अपनी जमहूरी आजादी को, अपनी इंसानी हुकूक की आजादी को आजाद तस्वुर कर सकते हैं? डिवीजनिंग में इसको काउंट किया जा सकता है कि जो लोग इस कानून से मफादात हासिल करते हैं वो बैरून मुल्क भी चले जाते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए, वक्त गुजरता है, उसके बाद दोबारा वतन वापस भी आ जाते हैं और दावेदार भी बनते हैं। इन हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोग जो आज जो है वो मुख्तलिफ इदारों में भी फराइज सर अंजाम देते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए, आज उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके बच्चे जो हैं वो इस बात पे मायूस भी दिखाई देते हैं कि उनके जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने इस मुल्क की खातिर, इस सरजमीन की खातिर अपने जो है वो कीमती जानों के नजराने पेश किए। लेकिन यहाँ पे मौजूदा सेटअप, मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक जो है वो मायूस होते हैं कि इस मुल्क की खातिर हमारे आबाओ अजदाद ने ये किया है, मगर ये सियासतदान, ये हुक्मरान ये हमें इतना मायूस कर रहे हैं कि हम अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। तो वो इसको आजाद तो तस्वुर करते हैं, आजादी के लिए तो उन्होंने ये सब कुछ जिद्दोजहद की, मगर उसके बाद इसको उस डायरेक्शन में लेके चलने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है कि जो ख्वाब देखा, जिसके लिए जज्बा, वो मेहनत, वो सारा कुछ किया, आज उसकी डायरेक्शन, उसकी समत जो है वो दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि जिस मुल्क में उसके बानी के साथ उसकी तकरीर रुकवाने के लिए ये सुलूक किया जाए, बानी है वो, मुल्क बनाने वाला है, उसके साथ जब ये सुलूक करेंगे कि आप जब वो बीमार हो गया तो जियारत से वो
वो एम्बुलेंस जानबूझकर भेजी गई जो एम्बुलेंस पहले से ही खराब थी। ये तारीखी हकायक है, इसे डिनाई नहीं कर सकते आप। तो बात ये है कि आप ये ना समझे आज के हुक्मरान ये तसलसल है हुक्मरानी का, ये आज के हुक्मरान को नए नहीं है, ये भी उस इलीट क्लास का एक हिस्सा है। वो तौर तरीके वही अपना रहे हैं कि अवाम गोया के अभी तक ब्लडी सिविलियन है, अवाम को गुलाम रखना है। इनको गुलामी से अगर हमने आजादी दी तो ये हमारे वसाइल और हमारे अय्याशियां, हमारे हाथ में जो कंट्रोल है, जो नाजायज कंट्रोल हमने ले रखा है क्लास के नाम पर, आसाइश के नाम पर और अपने बड़े होने के नाम पर, ताकत के नाम पर, वो हमसे सब कुछ छिन जाएगा। लिहाजा ये क्लास के मफादात को सर्व करने के लिए अवाम को जो है महरूम रखकर, और आखिरकार एक दिन एक ये बात याद रखिए कि जब अवाम बावली हो जाती है, जब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, तो तमाम चीजें खसो खाशाक की तरह बह जाती हैं। लिहाजा आज के हुक्मरान को इस बात को अपने ज़हन में रखना चाहिए कि ताकत हर चीज का सरचश्मा अवाम है। सर ये भी तो कंसीडर करना चाहिए कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन बात यह है कि अवाम एहतरामन, अवाम इनको जो है वो वोट कास्ट करते हैं, इन हुक्मरानों को ऐवानों पे लेके आते हैं, और यहाँ पे कंपैरेटिवली सियासत का नाम दे दिया जाता है कि सियासत इसी का नाम है, वो अच्छा सियासतदान है, वो अच्छा सियासतदान है, और तमस्खराना अंदाज में ये कहा जाता है कि उसको सियासत नहीं आती है। जो बंदा अवाम के मफाद के लिए इक़दामात करता है उसको ये कह दिया जाता है कि वो सियासी शख्सियत नहीं है। तो सियासत किस चीज के लिए है? इन अवाम के लिए जो आपको मुंतखब करते हैं और इन आला ऐवानों तक भेजते हैं, आप उन्हीं को भूल जाते हैं, आप उनके बुनियादी जरूरियात को भूल जाते हैं, आप उनके नजरिए, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उनके जो बुनियादी जरूरियात हैं, उनके लिए कोई नजरिया जरूरियात का इजाद नहीं करते। इसलिए वो नजरिया इजाद नहीं होता, इसलिए नहीं होता तो मैंने कहा ना कि ये एक क्लब बन चुका है। ये 77 बरस से एक क्लब है। उस क्लब में म्यूजिकल चेयर की तरह ये अपने आप को जो है ना, उस म्यूजिकल चेयर में जो नंबर आता है उस नंबर में अपनी नंबरदारी लगाते हैं, और नंबरदारी लगाकर उसी तबके के, उसी क्लब के मफादात को मद्देनजर रखते हैं, चाहे वो जजेस में हो, चाहे वो पार्लियामान। आप अंदाजा कीजिए कि 1973 के आइन, 1973 के आइन में यहाँ ज़री असलाहत का एक बिल मंजूर हुआ। वो बिल मंजूर भी हो गया। शेख रशीद अहमद एक पीपल्स पार्टी के वजीर मेहनत थे। आज तक वो बिल जो है मंजूर होके गज़िट नहीं हुआ है। क्यों गज़िट नहीं हुआ है? इसलिए गज़िट नहीं हुआ है कि अगर वो गज़िट हो जाएगा तो ब्रिटिश से नवाजी हुई जमीनों के मालिक जो आज जागीरदार, वडेरे और सरमाएदार बने फिर रहे हैं, उनकी सारी जमीनें जब्त हो जाएंगी कानून के तहत, और वो जो है वो अपनी औकात पर आ जाएंगे। वो जाली तरीके से उनको संभाला हुआ है, कभी सियासतदान बना देते हैं, कभी सेनेटर बना देते हैं, उन्हीं के औलादें जज बन जाती हैं, उन्हीं के औलादें जनरल बन जाती हैं, उन्हीं के औलादें जो है ना सियासत में आके पार्लियामेंट में आके बैठ जाती। तो जहां सूरत हाल ये हो तो वहां पर आजादी का जो तस्वुर है वो बड़ा मस्क हो जाता है, वो तकलीफ दे हो जाता है। लिहाजा इस तकलीफ दे सूरत हाल को आपका जो अदालती निज़ाम है, खासतौर से अदालती निज़ाम और पार्लियामानी निज़ाम, उस दोनों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पार्लियामेंट को
अदालती निजाम को दुरुस्त करके और सही डायरेक्शन की तरफ चीजों को लेके जाएं, नहीं तो जो ये ज्वाला आवाम का उठेगा, इससे कोई नहीं बच सकेगा। ठीक है वारिस रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस रजा सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात पाकिस्तान की आज़ादी, यौम आज़ादी का दिन 14 अगस्त जो जोशो जज्बे के साथ पाकिस्तान के अवाम हर साल मनाते हैं, और बेशक पाकिस्तान एक आज़ाद ममलकत के हैसियत से वजूद में आया और 77 बरस बीत चुके इस आज़ादी को, और पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी बुनियादी ज़रूरियात वो आज भी जो है उनको तकते नजर आते हैं। वो आज भी अपने जो बुनियादी उनके राइट्स हैं उनको तकते नजर आते हैं, लेकिन मौजूदा सियासतदान या माजी के सियासतदान या हुक्मरान जो हैं वो उसी तरह से अपने रीत रवाज के मुताबिक इस दिन के मुनासबत से हर जगह पे झंडे लहराते तो नजर आते हैं, लेकिन अवाम के बहते हुए आंसू और उनकी नम आंखें जो हैं उनको कभी नहीं पढ़ पाते। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।